बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। अब मैं मजदूरी करने कैसे जाऊं? ऐसे तो खाने के लिए घर में एक अन्न का दाना तक नहीं बचेगा। काशीगंज में तेज आंधी तूफान चल रहे थे। अरे देखो जरा देखो, बाहर कितनी तेज आंधी तूफान चल रहे हैं। अरे बल्लू बेटा, तू छत पर तिरपाल तो घेर कर आया था ना? बाबा तिरपाल तो रख दी थी, पर मैं उसके ऊपर ईंटें रखनी भूल गया। बलू के इतना बोलते ही झोपड़ी के अंदर पानी टपकना शुरू हो गया। बल्लू, मैंने तुझसे बोला था कि तिरपाल के ऊपर ईंटें रख कर आना। चल मेरे साथ चल, अब हमें बारिश में भीगते हुए ही ईंटें रख कर आनी होंगी। हाँ पिताजी, आप ठीक बोल रहे हो, चलो जल्दी से। दोनों बाप बेटा घर से बाहर आते हैं और तिरपाल को ठीक से लगाना शुरू कर देते हैं। बेटा अच्छे से ईंटें रखना। ठीक है पिताजी। वे दोनों अच्छे से ईंटें लगा देते हैं और भीगते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। ये लीजिए सूखा कपड़ा और अपना पानी पोंछ लीजिए, नहीं तो ठंड लग सकती है। तभी मीनू की बीमार माँ रानो मीनू से कहती है, मीनू बेटी, क्या तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? माँ, मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना बनाऊंगी तो चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा। मीनू बेटी, मेरी दवाई का समय हो रहा है और मुझे भूख भी लगी है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। मीनू अपने सर पर पन्नी रखकर बाहर आती है और कुछ ईंटें उठाकर अपने साथ ले जाती है और ईंटों का चूल्हा बनाकर खाना पकाना शुरू कर देती है। पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। मीनू जल्दी से खाना बना लेती है। माँ, खाना खा लो। मीनू रानो को अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू कर देती है। रानो के पूरे शरीर को पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण वह हिलडुल नहीं सकती थी। मेरी बेटी मीनू, इतनी कम उम्र में तुझ पर कितनी सारी जिम्मेदारी आ गई। माँ, बच्चे समय के साथ बड़े होते हैं और मैं समय से पहले ही बड़ी हो गई। आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मेरी बेटी मीनू, मैं तो इतनी मजबूर हूँ कि तेरे सिर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। इतना बोलकर रानो रोने लगती है। माँ, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर मीनू अपने पिता और भाई के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। बारिश तेज थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात में सभी सो जाते हैं। जिस तरफ रानो सोए हुए थी, वहाँ पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपकना शुरू हो गया। मीनू, अरे मीनू, लगता है सो गई। हाय, अब मैं क्या करूं? कुछ ही देर में रानो पूरी तरह पानी में भीग जाती है। अगली सुबह तक रानो के पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। माँ, आपको तो बुखार है। पूरी रात झोपड़ी टपकती रही। तभी अचानक गांव में बाढ़ आ गई। अरे ये क्या, यहाँ तो पानी भर गया, अब क्या करें? पिताजी, माँ के लिए जल्दी कुछ करिए। मैं अभी कुछ करता हूँ। तभी दोनों बाप बेटा घर से बाहर आते हैं और एक रेड़ी को साथ लेकर आते हैं और रानो को रेड़ी पर लिटाते हैं। बच्चों, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम पानी में डूब जाएंगे। तभी उनकी झोपड़ी भी पानी में डूब जाती है। हमारी झोपड़ी पानी में बह गई, हमें किसी ऊंचे स्तर पर चलते हैं। वे तीनों रानो को रेड़ी पर लेटाकर ऊंचे स्तर पर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पानी ज्यादा होने के कारण रेड़ी पानी में बह जाती है। माँ, माँ पानी के साथ बह गई। ये क्या, ये तो हम पानी के साथ बहने लगे। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। तभी उन तीनों को एक लकड़ी का सहारा मिलता है
वे तीनों लकड़ी के सहारे से एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी पंछी पहले से मौजूद थे। मेरी एक बेटी थी, पता नहीं वो बाढ़ में बहकर कहाँ चली गई। वहां सभी पंछी अपने परिवार को लेकर दुख में थे। मीनू भी अपनी माँ को याद करके रो रही थी। पता नहीं माँ कहाँ होगी, कैसी होगी। ये देखो, सरकारी लोग हमारी मदद कर रहे हैं, बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों को ढूंढ कर ला रहे हैं। मेरी प्यारी बेटी मुझे मिल गई। आप लोग मेरी माँ को भी जल्दी ढूंढ दीजिए। हमने चारों तरफ खोजा, पर आपकी माँ कहीं नहीं मिली। उन तीनों को लगता है कि रानो इस दुनिया में नहीं रही। माँ का तो कुछ अता पता नहीं, हमें अपने लिए कुछ करना होगा। दोनों बाप बेटे जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश तेज होने के कारण उनकी झोपड़ी बन नहीं पा रही थी। पिताजी, बारिश बहुत तेज है, मैं अभी कुछ करती हूँ। मीनू इधर-उधर से कुछ पन्नियां लेकर आती है और अपने पिता भाई के ऊपर पन्नी रखकर उन्हें बारिश से बचाती है। कुछ ही देर में वे दोनों झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। काश पिताजी, माँ भी हमारे पास होती। तभी घर के बाहर से एक आवाज आती है। मीनू, बल्लू, मेरे बच्चों तुम कहाँ हो? भैया, ये तो माँ की आवाज है। मीनू घर से बाहर आती है और रानो को अपने पैरों पर खड़ा हुए देखती है। माँ, आप चल फिर सकती हो, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटी पानी में बहते बहते बेहोश होकर जाने कहाँ पहुँच गई। जब होश में आई तो हाथ पैर अपने आप चलने लगे। फिर तुम्हें खोजते खोजते यहाँ तक आ पहुँची। माँ, भाई और पिताजी ने इस बार बहुत मजबूत झोपड़ी बनाई है। चलिए घर के अंदर। वे सब रानो को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी से अपना जीवन जीने लगे। काशीगंज में एक विधवा रानो चिड़िया अपने बेटा बेटी के साथ रहती थी। रानो अपनी बेटी मीनू के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ से एक डाकिया गुजर रहा था। अरे डाकिया बाबू, तन कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करो। अरे मौसी, गांव-गांव जाकर चिट्ठियां पहुंचानी होती हैं, फुर्सत से बैठने का समय ही नहीं मिलता। तनक आओ तो सही, जरूरी बात करनी है। डाकिया बाबू मौसी के पास आया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। मीनू जा, डाकिया बाबू के लिए चाय बना ला। मीनू चाय बनाने के लिए आ गई। अरे मौसी, बिटिया काफी बड़ी हो गई। डाकिया बाबू, आप तो जानते हैं इसका भाई कितना नालायक है। मुझे डर है कि कहीं वो सब कुछ घर जमीन नशे में ना उड़ा दे। उससे पहले मैं मीनू के हाथ पीले करना चाहती हूँ। ठीक सोचती हो मौसी, समय का कुछ पता नहीं। डाकिया बाबू, मेरी मीनू के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। मौसी, सुंदरवन में एक भूरा कौवा है, बहुत भला परिवार है, लड़का टीचर है, आप कहें तो बात चलाऊं। मीनू ने सबको चाय लाकर दी। बिटिया, बहुत स्वाद चाय बनाए हो। डाकिया बाबू, जैसी भी बात हो मुझे बताना। डाकिया बाबू ने भूरे के घर पर जाकर मीनू के रिश्ते की बात की। मीनू और भूरे का रिश्ता पक्का हो गया। दोस्तों, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। समधन जी, एक हफ्ते बाद हम बारात लेकर आएंगे अपनी बहू को लेने। एक दिन भूरा मीनू को चोरी से देखने आया। तभी मीनू के शराबी भाई बल्लू की नजर भूरे पर गई। अरे भाई साहब, क्या बात है? कैसे घर को टकटकी लगाकर देख रहे हो? जी, वो मैं घर का डिजाइन देख रहा था। तना किधर तो आओ। आपके घर का डिजाइन बहुत अच्छा है। सुनो भाई, मेरे घर का डिजाइन देखने के लिए 2000 रुपए लगते हैं, पैसे निकाल। भूरे ने बल्लू को पैसे दे दिए। भैया अंदर चलो, माँ ने बुलाया है।
भूरा कौवा मीनू को देखकर वहां से चला गया। एक हफ्ते बाद मीनू और भूरे की शादी हो गई। कुछ महीनों बाद एक दिन भूरे कौवे का ट्रांसफर हो गया। डाकिया बाबू डाक लेकर आया। मीनू बेटी, ओ मीनू बेटी, जरा बाहर तो आओ। भूरा और मीनू घर से बाहर आए। कैसे हो अंकल? अच्छा हूँ बिटिया। बेटा, ये तुम्हारे ट्रांसफर की चिट्ठी है। आइए अंकल, चाय पीकर जाना। अंकल, पहले आप आते थे तो मुझे आवाज लगाते थे, इस बार मीनू को, ऐसा क्यों? बेटा, मीनू को मैं बचपन से जानता हूँ और शादी के बाद घर लड़की का हो जाता है। अंकल, बहुत दिन हो गए मायके गए हुए, वहाँ पर सब कैसे हैं? अरे बिटिया, वहाँ का मत पूछो, बहुत बुरा हाल है। बलू रोज नशा करके आता है और मौसी से लड़ाई करता है। अब मैं चलता हूँ। मीनू, क्या हुआ, क्यों रोने लगी? मैंने माँ को कितनी बार बोला कि मेरे पास आ जाइए, लेकिन माँ मेरी सुनती ही नहीं। मीनू, मेरा ट्रांसफर काशीगंज में हुआ है, तुम मेरे साथ चलना। यहाँ माँ का ध्यान रखने के लिए तो भाई भाभी हैं। भूरा मीनू के साथ काशीगंज आ गया और एक क्वार्टर लेकर रहने लगा। मीनू का अपनी माँ के घर आना जाना लगा ही रहता था। मीनू बेटी, अब बल्लू पहले से भी ज्यादा नशा करने लगा है। माँ चिंता मत करो, अब मैं आ गई ना, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मीनू और भूरा रानू के पास बैठकर खाना खा रहे थे। ओ मौसी, ओ रानो मौसी, जरा घर से बाहर आ। रानू घर से बाहर आई। अरे मौसी, घने बुरे दिन देखे हैं तुमने, क्या क्या नहीं देखा। हाँ कालू सरपंच, अब मेरी बेटी मीनू सब कुछ ठीक कर देगी। हाँ, सुना है मैंने कि मेहमान का ट्रांसफर हमारे गांव में हुआ है। चलो अच्छा है, तुम्हें सर ढकने को छत तो मिलेगी, वरना शराबी बेटे के साथ इस बुढ़ापे में कहाँ भटकती। अरे कालू सरपंच, मैं कुछ समझी नहीं। मीनू और भूरा भी वहाँ पर आ गए। अरे मौसी, समझना क्या है, उस बलू ने नशे के लिए इस घर पर मुझसे कितनी बार पैसे उधार लिए हैं। अब इस घर पर मेरा कब्जा होगा। कालू भैया, जब आप जानते हो कि बल्लू भाई शराबी है, तो आपने उसे पैसे दिए ही क्यों? या आपने बलू को पैसे देते हुए स्टाम्प पेपर पर साइन कराए थे, और जहाँ तक इस घर का सवाल है, ये रानो जी के नाम पर है। ओ भूरे, ज्यादा मास्टरी ना झाड़, इस घर पर तो मैं कब्जा कर कर ही मानूंगा। इस घर पर आपका कोई हक नहीं बनता, जैसे बलू को पैसे दिए थे वैसे ले लीजिए। हमारा तो काम ही शराबियों को पैसे देकर उनके घर पर कब्जा करना है, और इस घर पर भी मैं कब्जा कर ही लूंगा। कालू कौवा वहाँ से चला गया। अगले दिन भूरा कौवा स्कूल से घर वापस लौट रहा था। तभी कालू कौवा के गुंडों ने भूरे को घेर लिया। कालू सरपंच से दुश्मनी महंगी पड़ेगी तुझे मास्टर। इतना बोलकर गुंडे भूरे को पीटने लगे। भूरा जख्मी हालत में बेहोश होकर गिर पड़ा। बिटिया, भूरा जख्मी हालत में हरिया तोता के पास भर्ती है। क्या? नहीं, ताकिया अंकल, मुझे जल्दी उनके पास ले चलिए। उधर कालू कौवा ने रानो चिड़िया को घर से निकाल दिया। कालू, ऐसा मत कर, हमें घर से मत निकाल। कालू, निकल यहाँ से, ये हमारा घर है। अरे पीटो इस शराबी को। कालू के गुंडे बलू को पीटने लगे। कालू बेटा, छोड़ दे बलू को, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। छोड़ो, जाने दो इन्हें। सुनिए जी, ये सब कैसे हो गया? मीनू, रो मत, मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी थाने जाना होगा। मीनू थाने आई और कालू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बूढ़े का स्टेटमेंट लिया। पुलिस ने कालू को पकड़कर जेल में डाल दिया और रानू को उसके घर पहुंचा दिया। जीजा, अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। बूढ़े बेटा, आज तक जो हम नहीं कर पाए वो तूने कर दिखाया।